नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से हमारे चैनल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। आज़ादी आप सभी लोगों को मुबारक हो और मैं यही प्रे करता हूँ कि ये देश संविधान के हिसाब से चलता रहे, जो भी चलता है। और न्यूज़ और मेरा ये मतलब नहीं है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके हिसाब से चलता रहे। मतलब कि संतता लोगों को मिलती रहे, संतता के असली मायने लोगों को समझ में आए, क्या सब लोगों को फ्रीडम है जिंदगी जीने की या नहीं। क्या हमारे देश में संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो आर्टिकल 19 टू 27 में जो भी फ्रीडम से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं उसके हिसाब से क्या लोगों को की स्वतंत्रता है बोलने की, मूवमेंट की, रिलीजियस प्रैक्टिस को अपने सही से फॉलो करने की, इन तमाम जो फ्रीडम जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है दी गई है वो क्या सभी लोगों को प्रॉपर मिल पा रही है। क्या संतता का क्या मीनिंग्स है, ये हमारे अपने मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फ्रीडम है, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ लाइफ, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, मूवमेंट, and definitely it includes life, the right to life, and fundamental rights definitely, because fundamental rights are also includes and must include human rights. क्योंकि जब हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स ही नहीं होंगे तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स, ज़िंदगी जीने का अधिकार और तमाम फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें दिए गए हैं, संविधान के अंदर हमें दिए गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के चारों तरफ ही घूमते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्या बोल सकते हैं, क्या मूवमेंट हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये सारी की सारी आज़ादी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें हमारे संविधान के अंदर हमें दी गई है ऑलरेडी। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर ऐसा लगता नहीं, इस समय हालात बेकार और इतनी ज़्यादा गड़बड़ है, जैसा कि हम पहले भी कई बार इमेजिन कर चुके हैं। जो हमें लगता था, हमने कहा पिछले भी वीडियोज़ के अंदर, और वैसा ही कुछ पैटर्न होता चला है। जब हमने मणिपुर वायलेशन के ऊपर भी, मणिपुर वायलेंस के ऊपर भी हमने जो बात कही थी कि आज तो मणिपुर चल रहा है और मणिपुर के पैटर्न में आने वाले समय पे पूरा देश चलेगा। बलात्कार, आगजनी, फायर और जो मौतें हो रही हैं वो चारों तरफ हाहाकार मचेगा, पूरे के पूरे देश चलेगा इसी पैटर्न के ऊपर। वही कुछ हफ्ते बाद ही, 1-2 हफ्ते बाद ही उसमें लोगों के अंदर जो वायलेंस हुई, मेवात में, मऊ में, नूह के अंदर हुई, मेवात में हुई, सोमनाथ के अंदर हुई, गुरुग्राम के अंदर हुई, फरीदाबाद के अंदर हुई, यहाँ तक कि नांगलोई में भी काफ़ी पंगा हुआ दिल्ली के अंदर। तो ये तमाम किस पैटर्न के ऊपर इंडिया चल रहा है। क्या ये देश ऐसा देश हम आज दे पा रहे हैं हमारे देश की जनता को, जो हमारे फ्रीडम फाइटर जिन लोगों ने अपनी जान दी हमारे देश की आज़ादी के लिए, क्या हम उसके नज़दीक भी पहुँच पा रहे हैं? क्या हम उनको, हमारे देशवासियों को ऐसा देश दे पा रहे हैं जो कि पूरी तरह फ्री हो? कौन सी आज़ादी थी जिसके लिए हम आज़ादी के दीवाने, कितने सारे अनगिनत हंड्रेड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ? क्या उन तमाम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, कितने महान महान लोगों ने अपनी जान दे दी थी देश की आज़ादी के लिए। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तो इसी चीज़ के लिए मर गए थे क्योंकि उनको लगता था कि उनका देश गुलाम है, उनका देश सोया हुआ है, वो जाग नहीं रहा है। उनको लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता है कि उनका देश गुलाम है। तो एक ट्रांस में जीते हैं लोग, उठते हैं, जागते हैं, पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, फिर सो जाते हैं, फिर खाते हैं। तो ये पूरे रूटीन के अंदर फंसे हुए तमाम हिंदुस्तान के अंदर इतने सारे लोगों को, करोड़ों लोगों को ये भी नहीं पता था कि उनका देश गुलाम है। और इसी स्लम्बर से जगाने के लिए, निद्रा से जगाने के लिए, उनको अवेयरनेस करने के लिए भगत सिंह चाहते तो भाग सकते थे। असेंबली में से उन्होंने एक बम भी सिंबॉलिक फेंका था कि जिससे कि एक आवाज़ उठे, और वो आवाज़ शायद पूरे देश की निद्रा को, जो सोए हुए एक गहरी निद्रा के अंदर जो लोग सोए हुए हैं उनको शायद जगा दे, और तमाम लोगों को ये पता चल जाए कि शायद भगत सिंह की मौत के बाद और सुखदेव और राजगुरु की मौत के बाद शायद देशवासियों को ये पता चल जाए कि उनका देश गुलाम है। तो क्या वो अपने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करे, और तो शायद देश आज़ाद हो जाए। इतने अनगिनत, चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर बिस्मिल्लाह खान,
रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला था, इतने सारे लोगों ने अपनी जान दी देश के लिए, और तब जाके बड़ी मशक्कत करने के बाद, इतने संघर्ष करने के बाद ये देश आज़ाद हुआ। और लेकिन जो लोगों ने देश के लिए, आज़ादी के लिए अपनी जान दी, वो तो सब मर गए। उसके बाद इन लोगों के हाथ में देश पहुंच गया। क्या उन्होंने कभी सोचा था, हमारे देश के जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, हमारे जो शहीद लोग थे, जो देश के लिए, आज़ादी के लिए उन्होंने जान दी, क्या उन्होंने कभी ऐसा सोचा था कि देश ऐसे लोगों के हाथ में आ जाएगा और ये ऐसा होगा, इतनी त्राही मचेगी देश के अंदर? क्या कभी सोचा था हमारे देश के फ्रीडम फाइटर को? अगर कभी उनको ये पता होता है कि ऐसे घटिया किस्म के गंदे राजनेता, भ्रष्ट, और मेरे मुंह से गालियाँ निकलती है ऐसे राजनेताओं के लिए, सच में मैं पर्सनली तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मीडिया के सामने ऑन कैमरा मैं नहीं बोलना चाहता इन तमाम चीज़ों को। इस समय ऐसी हालात है देश के अंदर। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस उस समय इससे पहले कोई बेहतर थी, लेकिन हाँ, इस मामले में जरूर बेहतर थी कि लोगों को बोलने की आज़ादी थी, लोगों को प्रोटेस्ट करने की आज़ादी थी, लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी थी। तमाम बड़े आंदोलन कांग्रेस के समय भी हुए, सरकार के अगेंस्ट हुए, एंड कांग्रेस गवर्नमेंट लेट देम डू इट। यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जो तमाम करप्शन की जहाँ बात करते हैं, कांग्रेस करप्ट थी, बीजेपी इज नॉट फार बिहाइंड। जो उन्होंने 60 साल में किया या 56 साल में किया, जितने भी साल के अंदर कांग्रेस वाले टीम था, उसमें उन्होंने जो कुछ करप्ट एक्टिविटीज़ की, लोग, जनता यही कहती है कि बीजेपी ने 8 साल में कर दिया जो उन्होंने इतने साल के अंदर करप्ट किया था। लाख करोड़ की बातें होती हैं, अब 1000 करोड़ की, 500 करोड़ की, 300 करोड़ की, 200 करोड़ की नहीं होती है, अब लाख करोड़ों में होती है बातें। और ये तमाम सारी की सारी जो इस समय सीनेरियो चल रहा है राइट नाउ, एक्चुअली हमारी पार्लियामेंट के अंदर जो हैवॉक मचा हुआ है, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है। कोई भी अगर सरकार की गलत पॉलिसी के खिलाफ बोलता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारी जुडिशरी अगेन एंड अगेन रिपीटेडली दे सेड द वन थिंग कि सरकार की पॉलिसी की, गलत पॉलिसियों की और डिसीजन की बुराई करना, देश की बुराई करना नहीं है, एंड इज नॉट एंटी नेशनल। सुप्रीम कोर्ट और बाकी तमाम हमारी जुडिशरी जितने अलग अलग हाई कोर्ट्स हुए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट या चेन्नई हाई कोर्ट या दूसरे हाई कोर्ट भी, तमाम लोगों ने, जजेस ने यही बोला है अगेन एंड अगेन कि सरकार की पॉलिसी की जो एंटी पब्लिक जो पॉलिसीज़ हैं, जनता के खिलाफ जो पॉलिसी, जो डिसीजन है, उनकी बुराई करना बिल्कुल भी देश की बुराई करना नहीं है, देशद्रोह नहीं है। लेकिन ये गवर्नमेंट मानती नहीं, और ये गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी चलाती रहती है। अभी देखो किस तरह की तानाशाही का जो पैटर्न चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर। संजय सिंह ने सरकार की बुराई करी राज्यसभा में, उनको सस्पेंड कर दिया गया। राघव चड्ढा ने बुराई करी, उनको सस्पेंड कर दिया गया। रिंकू सिंह ने कुछ कहा, उनको सस्पेंड कर दिया गया। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता, उनको विपक्ष के नेता तक को भी सस्पेंड कर दिया इन्होंने। इतने हद तक तानाशाही मैंने कभी देखी नहीं। तो इंदिरा गांधी के समय में मैं उस समय मुझे मालूम नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा उस समय, वी आर नॉट अवेयर दैट टाइम एक्चुअली, एंड तो उस समय कुछ ऐसा हुआ होगा, मुझे मालूम नहीं। तो लेकिन वो इमरजेंसी थी, और उसकी मोदी गवर्नमेंट लगातार बुराई करती है कि इमरजेंसी थी, इंदिरा ने ये किया, इंदिरा ने वो किया, हम भागते फिरे, हम ये करें। अब आप क्या कर रहे हैं मुझे बताइए मोदी जी, आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है मुझे बताइए। आप तमाम लोग जितने, जो कोई सही जर्नलिस्ट है, पत्रकार हैं, जो अलग से अपने यूट्यूब पे भी चैनल खोल के बैठे, आप उनको भी घेरे में ले रहे हैं। मैं नहीं कहता कि जो तमाम न्यूज़ क्लिप और तमाम जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं जो चाइना से फंडित थे, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा कि अगर कोई गलत काम करेगा तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है, कानून है, वो अपना काम करेगा, लेकिन ये निष्पक्ष और क्लियर ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए, ना कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा के अंदर होना चाहिए कि आप किसी से बदला लेने तक, क्योंकि आपके खिलाफ कोई बोलता है, आप उससे बदला लेना चाहते हो, यू अरेस्ट देम अंडर सम एक्टिविटीज और आप यू पुट देम इन द जेल। दिस शुड नॉट हैपन इन अ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर लाइक इंडिया। अभी प्रधानमंत्री जी आज प्रधानमंत्री जी लाल किले से तमाम भविष्यवाणी करेंगे। अभी देखिए कि प्रियंका गांधी ने कुछ कहा, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के लिए कुछ उन्होंने कहा कि ये 50%, वहाँ के कुछ ठेकेदारों ने पोल खोल दी वहाँ की और बोल दिया कि 50% तक कमीशन लिया जाता है हमारे प्रोजेक्ट पे। तो प्रियंका गांधी ने कह दिया कि 50% की गवर्नमेंट है, और तमाम जो भी उन्होंने बातें कही उनके खिलाफ 41, एक दो नहीं, अलग अलग जगहों से 41 FIR लॉन्च करी गई प्रियंका गांधी के खिलाफ। अब देखिए इसको टोटलिटी में समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि 41 FIR लॉन्च करी है आपने प्रियंका गांधी के खिलाफ। अगर वो कांग्रेस के लोग भी आप मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ में, देखिए वो भी कर सकते हैं, राइट।
उनकी भी छत्तीसगढ़ के अंदर, हिमाचल और दूसरे राजस्थान वगैरह, कर्नाटक वगैरह में उनकी भी सरकारें हैं, वो भी अपने राज्यों से, अपने इलाकों से मोदी जी और अमित शाह के ऊपर 100, 200, 250 भी FIR लॉन्च कर सकती है। क्या होगा देश का? मुझे बताइए। आप जो पॉलिटिकल लीडर्स है, पॉलिटिकल सेट एंड पॉलिटिकल कैंडिडेट, आपको कोई दुश्मनी निकालने वाली बात है। आप पॉलिटिकल दुश्मनी को एक इलेक्शन फॉर्मेट तक रखिए। आप उसको इस हद तक करना चाहते हैं कि विपक्ष पूरी तरह से हम खत्म कर दें। दो दिन पहले आपने अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया लोकसभा से। उससे पहले राहुल गांधी को सस्पेंड कर दिया था आपने, उसको मोदी सरनेम के ऊपर टिप्पणी करने से, ठीक है। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाके जीत गए। फिर उसके बाद में जबरदस्ती का ये प्रोपोगेंडा चलाया गया कि उन्होंने एक फ्लाइंग किस फेंकी है। अरे फ्लाइंग किस की तरफ फेंकी है। और 20 से ज़्यादा MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिला, जो बीजेपी की सदस्य जो थी, सांसद, उन्होंने एक कंप्लेंट तक लिख दी। हेमा मालिनी के उसके अंदर सिग्नेचर भी हैं। जबकि हेमा मालिनी से कुछ पत्रकारों ने जब डायरेक्टली पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ, किसने मारी, आप किसने देखा, हमने तो देखा नहीं। लेकिन फिर उनको बताया कि आपने साइन कैसे कर दिया उसमें। तो स्मृति ईरानी जी ने जो भी करा, ये देखिए पूरा देश देख रहा है। ये तमाम जो हरकतें हैं इसको पूरा देश देख रहा है। और उसके बाद में कोई भी व्यक्ति अगर गलत सलत कमेंट्री करता है, गलत से, देखिए पार्लियामेंट्री लैंग्वेज वो होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि संसद में बहुत जरूरी है कि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज के दायरे में एक गरिमा के दायरे में संसद की गरिमा को बनाए रखना सांसद का काम है। सभी पार्टी के, मैं कहता हूँ, ना सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस, ये तमाम पार्टी को समझना चाहिए कि लोकसभा जिसको आप मंदिर बोलते हो, वहाँ पे बकवास करते हो, फुलझुल हरकतें करते हो, कुछ गंदे संदेश शब्द बोलते हो एक दूसरे के खिलाफ, फिर उनको गंदी संदी हरकतें भी करते हो। आप सस्पेंड कर रहे हो, किसी को हटा रहे हो, कोई आपको कुछ बोलता है तो आप उनको कुछ जिसे, ये मर्यादा नहीं। आप राम राज्य की बात करते हो, मर्यादा आपने लोगों में है ही नहीं किसी के अंदर। तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, दे मस्ट थिंक अबाउट इट वेरी सीरियसली that what kind of code of conduct they must follow in the parliament। पूरे देश देखता है आपको, पूरा देश तू करता है कि यार हमने किन लोगों को चुन लिया, ये क्या बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ठीक है कि आप लोग सोसाइटी से ही आते हैं, कहीं ना कहीं ये आपके नेचर के अंदर सोसाइटी ही रिफ्लेक्ट होती है और मैनिफेस्ट होती है। लेकिन सोसाइटी अपने से बेहतर कुछ लोगों को चुन के लोकसभा में भेजती है कि वो उनसे बेहतर होंगे और शायद बेहतर करेंगे देश का, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब आती है, अब अगर आप जाते हो, अगर हम अभी बात करते हैं कि लाल किले के ऊपर प्रधानमंत्री जी क्या बोलने वाले हैं, आप मेरे से लिख लीजिए, रिटर्न में दे देता हूं मैं आपको। सिर्फ और सिर्फ जैसे कि उन्होंने लोकसभा के अंदर अपना समय पर बात करा, 2 घंटे से ज़्यादा बोलते रहे और कुछ 2 मिनट भी मुश्किल से उन्होंने मणिपुर के बारे में बोला। हाँ, कुछ उससे पहले, एक दिन पहले अमित शाह जी ने जरूर बड़ी बड़ी बातें करी थी, खूब तालियां पिटवाई थी अपने सांसदों से और धमाकेदार स्टाइल में उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन बात सही है कि पहले भी क्राइम हुआ होगा, पहले भी हिंसा हुई होगी मणिपुर में, लेकिन अभी पुरानी बातों को कहने का वक्त नहीं है कि उन्होंने रेप करा था तो हमें भी हक है, आप, और उन्होंने मर्डर करा था तो हम भी मर्डर कर सकते हैं। यू कैन नॉट एंड यू मस्ट नॉट रैशनलाइज योर क्राइम, योर मिस्टेक्स, योर सिंस। आप अपने पाप को, अपने क्राइम को आप रैशनलाइज नहीं कर सकते कि उन्होंने किया था तो हम भी कर सकते हैं। क्या कहने का मतलब आपका कि आप इतनी देर तक भाषणबाजी करते रहे अमित शाह जी की, लोकसभा के अंदर लगातार बोलते रहे कि वो ये सन में भी हुई थी, इस सन में, आप कहना क्या चाहते हैं कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं आपके समय पे हुई है, पहले भी हुई थी तो जो इज नॉर्मल। नो, इज नॉट नॉर्मल। यू प्रॉमिस, द न्यू गवर्नमेंट ऑलवेज प्रॉमिसेस द पीपल ऑफ इंडिया कि हम उससे बेहतर करेंगे। आप 2014 में आए थे, आपने कहा था कि मैं करप्शन खत्म कर दूंगा। हमने सोचा बेचारा चाय वाले का लड़का गरीब आदमी है, शायद गरीब को भी सोचेगा और खत्म कर देगा, महंगाई खत्म कर देगा, रोजगार दूंगा, इतने लाख मकान बना दूंगा। किसको मकान दिए आपने, किसको रोजगार दिया? बेरोजगारी चारों तरफ हाहाकार मचा है। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का जो डाटा है, जो इतने महीने से लगातार बोल रहा हूँ मैं, और आज पूरे देश का वो मुद्दा बन चुका है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध। आप बात बोलते हो कि राजस्थान, मैं मानता हूँ कि राजस्थान दूसरे नंबर पे है उस लिस्ट के अंदर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में, महिलाओं के खिलाफ अपराध है, लेकिन आपका स्टेट यूपी नॉट ओनली क्राइम्स अगेंस्ट इंडिया की लिस्ट में NCRB की नंबर 1 पे है, बल्कि क्राइम्स की ओवरऑल लिस्ट में भी नंबर 1 पे यूपी है, दूसरे नंबर पर बिहार है। ये भी आप ही के सहयोगी चलाते हैं ना बिहार के अंदर भी सरकार। नीतीश कुमार जी का इन एंड आउट होते रहते हैं, आप ही के बंदे हो, कभी आउट होते हैं कभी इन होते हैं, आप उनको कुछ दाना डालते हो, वापस बीजेपी में मिल जाते हैं, है ना। आप ही के पैटर्न की सरकार ज़्यादातर समय रही, वहाँ पे भी क्या आपने क्राइम खत्म करा? वहाँ पे NCRB के डाटा में
टॉप 13 के अंदर, टॉप 13 के अंदर 7 स्टेट इंक्लूडिंग दिल्ली ऑन 13 पोजीशन आर बीजेपी रूल स्टेट्स। बीजेपी की रूल करी हुई राज्य हैं वो सारे के सारे, और आज उनमें इतना बुरा हाहाकार मचा हुआ है। और टोटल ओवरऑल देखोगे तो बहुत सारी बीजेपी के स्टेट्स हैं उसके अलावा भी, लेकिन मैं टॉप 13 की ही बात कर रहा हूँ, उसी में 7 है राज्य आके। तो आप देखिए कैसा पैटर्न है, ना आपने महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स खत्म करा। मैं ये नहीं कहता कि राजस्थान को माफ़ कर देना चाहिए, मैं तमाम लोग जो ये बात इसको इस तरह से उछालने की कोशिश करते हैं कि भैया बीजेपी का हाहाकार, ये देखिए भी महिलाओं के, आपको राजस्थान के अंदर कांग्रेस को भी सुधार करना चाहिए, वहाँ से क्राइम खत्म करना चाहिए महिलाओं के खिलाफ। इतना हर दिन वहाँ पे रेप होता है, हर दिन बलात्कार होते हैं, हर दिन औरतों की गरिमा से खिलवाड़ करा जाता है, ये लेकिन उससे ज़्यादा बीजेपी रूल स्टेट्स में भी होता है, टॉप 10 है, राइट। तो आप अपनी गलतियों को मानिए, उसको सुधारिए, तो जनता को ढकोसले ढोंगी बातें मत बोलिए कि हम ये कर देंगे। जो आप 15 अगस्त को लाल किले से बोलने वाले हैं 100% मोदी, यू आर गोइंग टू से सेम थिंग। मैं बोल रहा हूँ, आप तमाम वादे करेंगे, किसानों को हम ये देंगे, वोट बैंक है ना, कर्मचारियों के लिए हम ये सेवा लाए हैं, क्योंकि आपकी वोट बैंक है, राइट। जबकि हकीकत में यह है कि इतने सारे पेंशनर्स, इतने सारे पुराने भूतपूर्व सैनिक और ईपीएस पेंशनर्स हो गए, और ओल्ड पेंशन स्कीम्स वाले कितने सारे लाखों लोग हैं पूरे देश के अंदर, करोड़ों लोग, और आपके पुराने पूर्व सैनिक हैं, ये बेचारे इतने लंबे समय से आज करीब 150 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, 160 170 दिन हो चुके हैं, उससे ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं बेचारे। उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है, जस्टिफाइड जो मांगे उनकी जो सचमुच सही है, फेयर डिमांड्स है, उनको भी नहीं माना जा रहा, जेन्युइन डिमांड्स को भी नहीं माना जा रहा। आप कह रहे हैं कि आप देश का भला कर देंगे, आप, दिस इज जस्ट द प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीच फ्रॉम रेड फोर्ट इज गोइंग टू बी ओनली अराउंड इलेक्शन इन 2024 में से लिख के ले लीजिए। आप ये तमाम जो वादे करे जाएंगे, नई नई स्कीमें बताई जाएंगी, सारे वादे महिलाओं के लिए करेंगे, वोट बैंक है, किसानों के लिए ये करेंगे, वोट बैंक है, हम कर्मचारियों के लिए ये करेंगे, ये स्कीम लाएंगे, वोट बैंक है। तमाम वोट बैंक के लिए आप वादे करेंगे, और वो सारे वादे जैसे कि आप 9 साल के अंदर नहीं कर पाए पूरे, अब क्या कर लेंगे, आप तीर मार लेंगे। आप मुझे बताइए कि पहले आप कह रहे हैं कि अब हम ये करेंगे, तो पहले क्यों नहीं किए, बताइए ना। 9 साल के अंदर जब आपने वो वादे पूरे नहीं किए, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उनकी आवाज़ दबा रहे हो, उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हो, उनको प्रोटेस्ट साइट पे भी जंतर मंतर को पूरा जेल बना रखा है आपने। वहाँ के, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, वहाँ की पुलिस कांस्टेबल से लेकर एसएचओ से लेकर डीसीपी तक, टोटल ऑल आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट एक्चुअली, नॉट दैट भारत सरकार के लिए काम कर रहे हो, बीजेपी सरकार के लिए काम कर रहे हैं। वो तमाम उस एंगल से फ्रेम करते हैं, लोगों को उठा के ले जाते हैं, कोई प्रोटेस्ट करता है, कुछ बोलता है, उसको उठा के ले जाता है, उसकी वीडियो बना लेते हैं, उसको लेके जाते हैं जैसे कि क्रिमिनल्स हो। क्या इस आज़ाद भारत में, जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री बताते हैं भारत को, जो एक समृद्ध भारत के अंदर बोलने को क्या आप एक क्राइम समझते हैं? क्या भारत सरकार किसी भी नीति के खिलाफ है, उनके डिसीजन, गलत डिसीजन, एंटी पब्लिक डिसीजन के खिलाफ अगर कोई बंदे बोलते हैं तो क्या वो क्रिमिनल है, क्या टेररिस्ट है? आप कैसे बिहेव करते हैं उनके साथ? उनकी फोटोग्राफ लेते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं, आप उनको टॉर्चर करते हैं, मार पिटाई करते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं। ये दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी वी वांटेड। शहीद तो शायद कभी भी ऐसा काला अध्याय जिंदगी, हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर इतना काला अध्याय कभी उन्होंने इमेजिन भी नहीं करा होगा, वरना अपनी जान कभी भी नहीं देते ऐसे गंदे लोगों के लिए जो इस देश में राज करेंगे, काले अंग्रेज। शायद कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि गोरे अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेजों को छोड़ के भ्रष्ट, गंदे, और मानसिकता उनकी इतनी गंदी है, क्रिमिनल्स मेंटालिटी है, जो इनकी तमाम पॉलिटिकल लीडर जो राज करते हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि देश ऐसे लोगों के हाथ में चला जाए। शायद वो कभी अपनी जान ही नहीं देते। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर सही में बनते उस समय तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनना चाहिए था, लेकिन वो उनको बेचारों को वापस भी नहीं आने दिया, क्रैश दिखा दिया, या वो कहीं चले गए। कैसे बचे होंगे, क्या करा होगा, हमारे देश के महान शहीद लोगों का क्या हाल हुआ है, देख के भी कांपता है मेरा दिल। लेकिन आप ये क्या करने वाले हैं? लाल किले से आप तमाम भाषणबाजी देंगे इलेक्शन के बारे में, जैसा कि आपने लोकसभा में लोगों को बेवकूफ बनाया और तमाम भाषणबाजी करी। 2 घंटे तक आप लगातार बोलते रहे, मजाक उड़ाते रहे। आप अधीर रंजन चौधरी का मजाक उड़ाते रहे कि इन्होंने तो गुड़ का गोबर कर दिया। ऐसी भाषा आपको शोभा देती है? आप प्रधानमंत्री हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं उनका। आप मजाक उड़ाएं तो आप संत हैं। आप किसी का
किसी की धज्जियाँ उड़ाएं। आपका तो ये स्टाइल है, मोदी का स्टाइल है ना, तालियां बजानी चाहिए इसके ऊपर। और जब आप पे कोई उंगली उठा देता है तो उसको सस्पेंड कर देते हैं। आप उसका मिसयूज कर रहे हैं अपनी पावर गिवन बाय द पीपल इन द पार्लियामेंट। आप उसको मिसयूज कर रहे हैं अपनी पावर को लोगों पे अत्याचार करने के लिए। आज की डेट के ऊपर कोई भी आपके रेजिम में सुखी नहीं है। हर बंदा रो रहा है, लिटरली इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है। आप क्या करेंगे भाषणबाजी के अलावा? आप पार्लियामेंट में भाषणबाजी करते हैं, लाल किले से भी सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी करेंगे, स्टाइल मारेंगे, अच्छे से ड्रेस कोड पहन के। मैं तो ऐसे ही टी शर्ट में बात करता हूँ, लेकिन वो लोग, आप लोग क्या करेंगे? लाखों रुपया ड्रेस पे, अपने ब्रांडिंग पे खर्च करते हैं, इतना एडवर्टाइजिंग पे खर्च करते हैं। आप वो अपने देश के लोगों के लिए आपने लगाया होता। अगर लोगों के अंदर, पॉलिटिकल लीडर्स में अगर जमीन नाम की कोई चीज़ बची होती ना, थोड़ी भी शर्म बची होती, तो वो देश की जनता के बारे में सोचते कितना करोड़ों रुपए एडवर्टाइजिंग पे फूक दिया जाता है। कोई देश आपके पॉलिटिकल पार्टी पे एजेंडा लेके, कुछ बड़े बड़े कैमरे लेके चैनल्स, मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स झूठी प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं लोगों के अंदर। लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि खुशहाली है ना मोदी जी के राज में, बताइए आप खुश है ना? आप खुश है ना? और प्लांटेड लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे, इंस्टॉल करे हुए लोग खड़े हुए हैं, बीजेपी के लोग। अब वो बोल रहे हैं अरे जबरदस्त, अरे भूख से पेट सूखा पड़ा है उनका, आंतड़ियाँ सूख रही हैं, गरीब है, कपड़े फटे हुए हैं, जानबूझ के बैठाया गया उस बंदे को, खड़ा किया गया है वहाँ पे। वो लगातार भाषणबाजी कर रहे हैं, मोदी चाहे जान चली जाए लेकिन मोदी ही लाएंगे हम। लेकिन सॉरी, आप डोंट गेट इनटू एनी इल्यूजन। ये सिर्फ आपके बंदे बोल रहे हैं, पूरा देश नहीं बोल रहा है ऐसे। करेक्ट ही, आप कितने भी सर्वे करा लीजिए, अपने अपने लोगों के द्वारा कितने भी सर्वे करा लीजिए, उसमें आप दिखा सकते हैं कि 318 सीटें आपको मिल सकती हैं। वो आपका प्रोपेगेंडा है, आपका ड्रामा क्रिएट करा हुआ है, लेकिन हकीकत में ये उससे उल्टा भी हो सकता है। अभी आपको लग रहा है कि चिट भी मेरी, पट भी मेरी, खड़े मेरे बाग की, ठीक है, अभी तक है। आपने जो बिल लाए कि इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन कमेटी के अंदर आपने घपलत करी, पूरा देश देख रहा है इस बात को। मेरे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, देश देख रहा है। आपकी बीजेपी के लोग नहीं देखेंगे, लेकिन बीजेपी का जो वोट बैंक है कितना, 34%, 28 से 34% तक है अप्रॉक्सीमेटली। देखिए कितना बड़ा सेक्शन, 65% वोटर्स ऑफ इंडिया आर नॉट वोटिंग फॉर बीजेपी। Keep this in mind. If they all gonna come on the field and vote against you, one-to-one situation or any kind of situation, if they vote against you, you will not come in the power at all. अगर 65% लोग जो आपके वोट बैंक से बाहर हैं, वो लोगों ने अगर ये डिसाइड कर लिया कि हमें किसी भी कीमत के ऊपर इस सरकार को हटाना है और उन्होंने वोट दे दिया, तो ये मान लीजिए कि यू आर आउट ऑफ द पावर। और एक बार आप पावर से चले गए, मैं बता रहा हूँ, आप अगले 200 साल तक भी नहीं आ सकते। अमित शाह जी, मोदी जी, आप 200 साल तक भी पावर में दोबारा नहीं आ सकते। आपने इतना डर बैठा दिया लोगों के अंदर, धर्म और देशभक्ति को आपने एनकैश किया है जिस तरह से मैनिपुलेशन कर करके। आपने धर्म के नाम पे इतना डर बैठा दिया, मणिपुर के लोगों में, मेते लोग में इतना डर बैठा दिया कि वो आपको वोट देंगे। मानता हूँ कि वो आपको वोट देंगे, क्योंकि बेचारे डर के घबरा गए। पॉलराइज कर लिया ना आप लोगों को। सेम वही पैटर्न अगर आपने पूरे देश में चलाना है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा वोट मिल भी सकता है, लेकिन अभी लोगों को ये समझ में आ गई कि दे आर बीइंग यूज्ड, उनको इस्तेमाल करा जा रहा है एज ए टूल टू पॉलराइज द वोट्स, हिंदू वोट्स एंड कम इनटू पावर। सो कोई बात नहीं, उनको देर सवेरे ये बात समझ में आ जाएगी। जिस दिन समझ में आ गया, आप जानते हो जनता रोड पे आती है ना, तो ऐसा रिवोल्यूशन लाती है, ऐसे खतरनाक रिवोल्यूशन लाती है कि किसी से संभाले नहीं समझता, फिर उसके बाद नहीं संभलेगा आपसे। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं पहले भी आपको बोल चुका। आप चाहे कितने भी एक्टिविस्ट को, जर्नलिस्ट को सेंसर कर दो, उनको बंद कर दो, उनके चैनल्स को, उनको तमाम टॉर्चर कर दो, लेकिन ये हकीकत बता रहा हूँ मैं, जब जनता रोड पे आती है ना, सारे धरे के धरे रह जाते हैं। आपके मेन स्ट्रीम मीडिया सब भाग जाएंगे छोड़ के ऑफिस को, मैं गारंटी दे रहा हूँ। एंड वंस द पीपल ऑफ इंडिया दे थिंक दैट दे आर टॉर्चर्ड, दे आर बीइंग टॉर्चर्ड एंड befooled by this government, एंड दे विल अंडरस्टैंड कि क्या रियलिटी में होने जा रहा है देश में, वो कह रहा है, उनको ये समझ में देर सवेरे आ जाएगा। क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, भगवान उनके दिमाग में डाल ही देगा तो अब गलत हो। तो ये एक बार उनको समझ में आ गया, लोग रोड पे आ गए ना, आप कहीं भी छुप नहीं पाएंगे। जितने करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स हैं देश के, मैं सबको बोल रहा हूँ, वो भाग जाएंगे, कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी उनको, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात को। पार्लियामेंट में घुस जाएंगी जनता, कपड़े लुंगी फाड़ देगी आपकी, ये बता रहा हूँ मैं, गारंटी में रिपीटेडली बोल रहा हूँ ये बात। डजंट मैटर, आप कुछ भी करिए, लोगों को सेंसर करिए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे
कर दीजिए। लेकिन हकीकत यही है कि जब देश की जनता जाग जाएगी उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अगर पॉलिटिकल लीडर उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं तो कोई ना कोई उसको भड़का भी सकते हैं, ठीक है ना। आप तो यही कहेंगे भड़का रहे, लेकिन उनको ये कभी पता तो लग ही सकता है ना कि उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कभी ना कभी तो उनको पता चलेगा, देर सवेरे पता चलेगा कि इतना भी करप्शन हो रहा है, तमाम उनके समझ में आएगी एक दिन, तो जनता रिवोल्ट करेगी। तो मैं इसी के साथ बंद करता हूँ इसको, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है, लोग देख नहीं पाते हैं, तो लोग बेचारे यही कहते हैं कि बहुत लंबी हो जाती है वीडियो आपकी। तो लेकिन ये तमाम मुद्दे इतने बड़े हैं कि इतने शॉर्ट वीडियोस में हो नहीं पाता। लेकिन I'm telling you people of my country that this is going to happen from Red Fort। लोगों को तमाम झूठे वादे करे जाएंगे इलेक्शन के लिए, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के एंगल से देखना। तो जो भी आप स्पीच देख रहे हो प्रधानमंत्री की, कोई बात सच नहीं, ये मान लेना कि सब झूठ है। कोई भी बात सच नहीं हो सकती उसमें, क्योंकि जब 9 साल में नहीं हुई तो अब क्या हो जाएगी। आपको बड़े बड़े पॉजिटिविटी की बात करेंगे, बड़े बड़े बातें करके लच्छेदार भाषा में, लैंग्वेज का, भाषा का अच्छा सा उच्चारण करके, स्क्रिप्टेड भाषण होंगे, रट्टे लगा लगा के, टेली प्रॉम्प्टर से या कैसे भी किसी भी तरह से आपको समझाया जाएगा। ये तमाम चीज़ें भाषण बोले जाएंगे, जोर लगा लगा के बोलेंगे, पगड़ी सुंदर सुंदर पगड़ियाँ पहन पहन के आएंगे, ब्रांडिंग करेंगे अपनी तमाम चीज़ों को, ढकोसलेबाजी। इसको अगर जनता समझना चाहती है तो दिल से उनको तोड़ो। ये जो दिख रहा है ना वो सत्य नहीं है, लेकिन ये मार्केटिंग के रूल पे चलते हैं। ये कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। ये सत्य भी है कि जो नज़ारा दिख रहा है आपको, ब्रांडिंग करी जा रही है मीडिया के अंदर, जो ब्रांडिंग करी जा रही है, राहुल गांधी हो, मोदी हो, केजरीवाल हो, इतने पैसे खर्च करते हैं लोग एडवर्टाइजिंग पे। अरे अगर नेता, अगर लोग अगर ढंग से काम करें ना, इनको हटाएगा कौन, बताइए। कोई हटाना चाहता है? जनता तो बेचारी खुद चाहती है कि भैया स्टेबल रहे, आराम से चलती रहे सरकार, अच्छे शरीफ आदमी, ईमानदार लोग आ जाए सत्ता में, तो देश ढंग से चलता रहे और शांति से, सुख शांति से देश आगे बढ़ता रहे और तरक्की करता रहे। लेकिन आपको सुबह हो रही है तो बोलेंगे मोदी है तो मुमकिन है। अरे क्या सूरज आपकी वजह से निकला क्या? 2000 जो माइक्रोसॉफ्ट का चीफ है नडाल, और वो गूगल का चीफ है सुंदर पिचोई, या फिर वो पेप्सी की जो चीफ थी, इतने सारे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में जो सीईओ बने थे वो सारे के सारे अभी तक चल रहे हैं। कई लोग तो दूसरी कंपनी भी ज्वाइन कर ली उन्होंने, बड़ी बड़ी, और काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ज्वाइन करी है, वो सारे के सारे 2014 से बने हुए हैं। लेकिन हमारे नए जमाने के देशभक्त अलग ही देशभक्ति का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया है बीजेपी वालों ने। ये कहते हैं कि भारत तो आज़ादी 2014 में हुआ है, वो तो मुगल शासन से गुलाम था, ये तो अब जाके आज़ाद हुआ है। और ये कोई प्रधानमंत्री नहीं है, ये तो सम्राट है, सम्राट नरेंद्र मोदी जी। तो इनको सम्राट समझिए और इस देश को अब देखिए कहाँ चलेगा इनका हिंदू राष्ट्र का मुद्दा। ठंडे बस्ते में चला गया, इनको लगता है कि पंगा हो जाएगा, इलेक्शन आ जाएंगे, बहुत सारे वोट चले जाएंगे, उसके बाद में सोचेंगे 2024 के बाद में। अभी इसको ठंडे बस्ते में डालना, ठीक है, डाल दिया। यूसीसी का क्या हुआ? बोल, सेशन तो चला गया, इस सेशन में तो हुआ नहीं, अब देखो कौन से सेशन में कर लेंगे। कुछ नहीं करने वाले, ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं ये लोग। नए सेशन में आके जीत जात के फिर देखो कुछ कर दे तो फिर उल्टा सीधा कुछ तो हो सकता है। बाकी इनका होल पैटर्न इज द बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट, द बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स, नॉट सेवा। पॉलिटिक्स ये सेवा नहीं समझते हैं, बिजनेस कहते हैं उसको, धंधा है। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ धंधे के एंगल से देखते हैं, प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, माल कहाँ मिल रहा है, वोट कहाँ आ रहा है। वोट मिल गए, सत्ता में आ गए, लूटो इंडिया लूटो, उसके बाद में भाड़ में जाए देशवासी, महंगाई बढ़ती है, बढ़ने दो। अरे आज कुछ चैनल्स आए मेरे से पूछने लगे कि इंडिया के अंदर की जबरदस्त खुशहाली हो रही है, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, आपको कैसा लगता है? तो एक सूटेड बूटेड उन्होंने प्लान करे हुए थे लोग, तो वो बोलता है अरे जबरदस्त तरक्की करा। जो उनको सिखाया गया था, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बोला जाता है वही बोला जा रहे थे, अरे जबरदस्त तरक्की, क्या इतने सारे एम्स खुल गए, इतने सारे फ्लाईओवर खुल गए, इतने सारे डेवलपमेंट हो गया। मैंने बोला एक बात बताइए, जब खुद बीजेपी बोलती है कि 80 करोड़ लोगों को वो राशन दे रहे हैं, लगातार बोलती है, आप भी सुनते हो, जब 80 करोड़ लोगों को वो राशन दे रही है तो ये 3 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे है, किसकी जेब में जा रहा है भैया पैसा? जनता तो भूखी मर रही है, राशन दे रही है, खुद सरकार बोल रही है राशन दे रही है, इसके मतलब उनको खाने के पैसे भी नहीं है। जब 80 करोड़ जिस देश के लोग, जब लोगों के पास राशन तक के लिए पैसे नहीं है, चावल दाल के लिए पैसे, हर चीज़ महंगी हो पड़ी है, दाल चावल दूध पनीर खोया दही सब्जियां टमाटर की खाली मैं बात नहीं कर रहा, तमाम सब्जियों में आग लगी पड़ी है, तमाम प्रोडक्ट में, फूड प्रोडक्ट में आग लगी पड़ी है, तमाम जो भी स्टोर करे जाते हैं वो खाली इस वजह से बहाना है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई, सब बकवास है।
इतनी तो फसल उगती है हमारे देश में कि वो काम चल सकता है। हम तो दूसरे लोगों को एक्सपोर्ट भी करते हैं पूरी दुनिया में। एक्सपोर्ट का डाटा दे लीजिए, आप एक तरफ कहोगे हमारे देश में ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, कम फसल उगी है, तो इसलिए महंगाई हो गई है, रेट बढ़ गए हैं। और एट द सेम टाइम इफ यू चेक द एक्सपोर्ट डाटा तो लगेगा कि कोडियों के दाम पे वही चीज़ें विदेशों में बेची जा रही है धन कमाने के लिए। और हम यहाँ पे हाहाकार की कमी हो जाएगी तो रेट बढ़ेंगे तो जो स्टोर में रखी हुई चीज़ 5 रुपये की वो 50 में बिकेगी। तो यही लोग लाला लॉबी जब 50 रुपये में बेचेंगे, उसको 5 रुपये की चीज़ 50 में बेचेंगे तो करोड़ों रुपये मुनाफा होगा। वही वो पार्टी में इन पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देगी और फिर इसी पैटर्न पे चलेगा। कभी पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, कभी डीजल के रेट बढ़ेंगे, चाहे वो कहीं से भी हिंदुस्तान खरीद रहा हो उसको सस्ते से सस्ते में, लेकिन मिलेगा पेट्रोल 100 रुपये के आराम। क्यों भैया? क्योंकि रेट बढ़ जाते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। हर चीज़ के आपने पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, डीजल के रेट बढ़ा दिए, हर चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे, खाने पीने के तमाम चीज़ों के एकदम से। जो मेरे मतलब कोई लाला लॉबी है जिसके पास पड़ा हुआ स्टोर रखा हुआ सामान, पहले ही बता दिया जाता है कि आप ये चीज़ों के रेट बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल उधर के पहले स्टोर कर लो। ठीक है जी महाराज, कर लेते हैं। वो कर लिए स्टोरेज करने के बाद में रेट बढ़ाए, रेट जंप करे, आपका एक 5 करोड़ की चीज़ 50 करोड़ में बिकेगी। 45 करोड़ का फायदा, 10-12 करोड़ पॉलिटिकल पार्टीज को फंड दे दो, बाकी अपनी जेब में। और फिर जोर से बोलो भारत माता की जय, जय श्री राम, हो गया काम। तो चलिए, मैं यही बहुत लंबी बातें चलती रहेंगी, अगर ये मैं बोलता रहूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं इसके साथ इसको जस्ट वाइंड अप करता हूँ। ये आप देशवासी समझ लीजिए कि पैटर्न है, झूठा पैटर्न है, झूठ के चारों तरफ चल रहा है। और तमाम लोग किसी को पप्पू बोलते हैं तो किसी को गप्पू बोलते हैं तो किसी रीज़न से बोलते होंगे, आपको समझदार है। तो ये पैटर्न चलेगा पूरा का पूरा, सिर्फ इलेक्शन की तैयारी के लिए बोला जाएगा भाषण। आप सुन लेना कल मेरी सारी बातें ना सही निकले तो। इतने हथियार खरीदेंगे, देश को एक हथियार बनाने की फैक्ट्री, जो एक गांधी का शांति प्रिय देश था पूरी दुनिया के अंदर, को नॉन वायलेंस के लिए, अहिंसा के लिए, अहिंसा के पुजारी कहते थे महात्मा गांधी जी को। और पूरा देश इसी वजह से इज्जत करता है हिंदुस्तान की, भारत की, क्योंकि ये अहिंसा के ऊपर चलता है पैटर्न। आज वही देश हथियार बेचने वाला एक मुल्क बनने के कगार पे बन चुका है। यहाँ हथियार बेचे जा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के नाम पे हथियार बना के विदेशों में बेचे जा रहे हैं। और सारा फंड जीएसटी का जो आ रहा है उसको घुमाया फिरा के इधर उधर बैंकों में, आरबीआई से लेके बैंकों से वो इंडस्ट्रीज को दिया जा रहा है। इंडस्ट्रीज लगा के उसके इतने करोड़ों की, जिनको एक पुर्जा बनाना नहीं आता, वो राफेल के पुर्जे बनाने के लिए 30,000 करोड़ अनिल अंबानी को दे दिए गए। उसका क्या हुआ कोई पूछो तो इनसे, आरटीआई डालोगे तो बोलेंगे नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस का मुद्दा है, जवाब नहीं दिया जाएगा। भाई क्यों नहीं दिया जाएगा? जनता का पैसा 30,000 करोड़ रुपये दे दिया आपने अनिल अंबानी को। अनिल अंबानी ने कुछ ही समय पहले उससे जो उनको ठेका मिला था राफेल के पुर्जों का, उससे कुछ ही समय पहले यूके की एक अदालत में उन्होंने अपने आप को बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया था। इन्होंने कुछ लोन लिया था चाइना के बैंक से, जो एशियन बैंक, जो एशिया बैंक है, चाइना का डेवलपमेंट बैंक, उससे इन्होंने काफ़ी फंड ले लिया था, वो वापस नहीं लौटा पाए, उसमें घपला मिला। इन्होंने बोले हमारा बंदा ही नहीं था, किसके साइन थे, क्या थे, बहुत घपला है। इंडिया में उसके बारे में अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, क्या घपला था क्या नहीं था। और उन्होंने यूके में जाके कोर्ट में बोल दिया था कि हम बैंकक्रप्ट हो चुके हैं जी, हमारे पास कुछ भी पैसे वैसे नहीं है। तो वहाँ पे यूके की अदालत और दूसरे जो अपोजिशन में लॉयर्स थे उन्होंने बोला कि आप तो हेलीकॉप्टर से और चार्टर्ड प्लेन से घूमते हो, आपके पास पैसा कहाँ से, आप कह रहे हो कि आप बैंकक्रप्ट हो। तो अनिल जी ने बोल दिया कि ये तो हमारे बड़े भाई मुकेश जी के हैं, मेरे तो कुछ भी नहीं मेरे साथ। तो बोलो भारत माता की जय। तो इसका मतलब ये पैटर्न, ऐसे बंदे को आपने राफेल के 30,000 करोड़ रुपए का डील दे दिया, क्या फ्री का माल है क्या? वो जनता के पैसे हैं, जनता ने अपनी खून पसीने की कमाई जीएसटी और दूसरे टैक्सेस में दे के अपने खून पसीने की धूप में, बरसात में, गर्मी में, सर्दी में कैसे कैसे संघर्ष करके जनता इस देश के थोड़े पैसे कमाती है। और सरकार इतना ज़्यादा टैक्स लगा के उससे छीन लेती है और पैसे जीएसटी वगैरह तमाम टैक्सेस में कलेक्ट करके आप बैंकों के थ्रू इतने इंडस्ट्रीज़ को बांट देते हो। अब वो लोग खा जग के भाग जाते हैं। आप कहोगे कि उनको वो पैसे लोन किसने दिए? कांग्रेस ने दिए, तो भगाया तो आप ही ने है। आपकी सरकार क्या बेकार है? बेकार है तो रिजाइन कर दीजिए। आप ललित मोदी को नहीं पकड़ पाए, नहीं रोक पाए, यहाँ पे विजय माल्या को नहीं रोक पाए, नीरव मोदी को नहीं रोक पाए, चौकसी को नहीं रोक पाए। अब वो खुलेआम नीरव मोदी घूमता है लंदन के अंदर, चतुर्मुख के लेदर की वो जैकेट पहन के, सब दुनिया को दिखता है, जनता फोटो खींच के भेजती है और आपको नहीं पता कहाँ हो, आपकी एजेंसीज को नहीं पता है कहाँ पे। लेकिन शरीफ आदमियों को, जनता को, भोली वाली जनता को पकड़ के आप टॉर्चर करते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो, तमाम प्रपक करते हो। उनको आप दिखाना चाहते हो कि वो गलत है, आप गलत हैं।
आप अपनी ज़मीर में झाँक के देखिए, आईने के सामने खड़े होकर देखिए कि आप में कितनी कमियाँ हैं। दूसरों को छोड़िए, कोई भी नहीं बोलना चाहता, कोई नहीं कहना चाहता कि आप मत आइए पावर में, रहिए लेकिन तंग तरीके से। आप गुंडागर्दी करोगे तो सूनर और लेटर यू विल फॉल डाउन। ये गारंटी है। आप इसको आँख बंद करके देख लीजिए कि कोई भी तानाशाही आज तक नहीं चली है पुराने पैटर्न के अंदर। आप तमाम दुनिया के अंदर पैटर्न देखिए, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलती। हिटलरबाजी नहीं चलती, इडियतबंदी नहीं चलती और ना चलेगी कभी भी। कुछ आगे पीछे करके भगवान कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई चीज़ क्रिएट कर देता है। भगवान ने गीता में कहा है, भगवान कृष्ण ने, कि जब जब अधर्म होगा, जब जब धर्म का नाश होगा, मैं आऊँगा किसी न किसी फॉर्म के अंदर और धर्म का, अधर्म करने वालों का नाश करूँगा। अधर्म का मतलब है एंटी पब्लिक पॉलिसी, जो जनता के लिए, देश के हित में नहीं है। देश कोई एक मिट्टी का टुकड़ा या जमीन का टुकड़ा नहीं है, देशवासियों की बात होती है। जब देश की बात होती है इसका मतलब देशवासी। जिस देश के अंदर लोग भूखे मर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों के पास राशन नहीं है, भूखे मर रहे हैं लोग, महंगाई आसमान पे पहुंच गई है, बेरोजगारी है, इतना करप्शन है, इतना काला धन पहला बार चालू कर, पूरी इकॉनमी काले धन पे देश है। अब ये तमाम चीज़ें हो रही होती है, देश धर्म पे चल रहा है, अधर्म पे चल रहा है। भगवान कृष्ण जल्दी कोई ना कोई भगवान कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, आप देखना। क्या से टाइम फेस होती है सारी की सारी। मैं ये नहीं कहता कि अल्टरनेटिव जनता को जो दिया जा रहा है राहुल गांधी वो कोई संत है, मैं नहीं कह रहा ये बात। मैं जानता हूँ अच्छी तरीके हो जाओ। 11 के अंदर उनकी सरकार इंडिया करप्शन के अंदर पलटी थी और अब फिर वही ऑप्शन है, जनता के सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दिस इज द हेल्पलेसनेस जनता जो फेस कर रही है, ऑल्टरनेटिव नहीं है जनता के पास। एक चोर जाता है, दूसरा आता है, एक चोर जाता है, दूसरा, यही चलता रहेगा इस देश में। पता नहीं कब खत्म होगा ये पैटर्न। आई प्रे गॉड की जल्दी से जल्दी खत्म हो, कुछ ईमानदार लोग भी पॉलिटिक्स में आए जो अपने देश और जनता की सेवा सही तरीके से कर सकें, निस्वार्थ भाव से कर सकें। ब्रांडेड कपड़े पहन के विदेशों में घूमने की बजाय अपने देश, चलते हुए देश की जनता को देख पाए। मणिपुर जैसे राज्यों के अंदर, नूह जैसे जगहों के ऊपर तमाम लोग, हमारे देशवासी जितने दुखी हैं उनको देख पाए, उनके दर्द को समझ पाए। भाषणबाजी ना करे सिर्फ कि मैं बहुत संवेदनशील हूँ, बेकार की बात है, नकली बातें। आप कुछ भी नहीं है, झूठे हैं एक नंबर के, सब झूठी झूठ फैला रहे हैं। आप कुछ बकवास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ थिंक अबाउट द कंट्री एंड इट्स पीपल। इसी से देश बनता है। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, इतना अगर हो सके तो। आई एम स्ट्रगलिंग अक्रॉस, आई एम वर्किंग सो हार्ड डे एंड नाइट, आई एम वर्किंग ऑन इट कि आपको कुछ अच्छा, कुछ देश हित के अंदर कुछ कर सकूँ। मेरे को काफ़ी लोग वो मेरी बात पसंद नहीं आती है, बीजेपी वालों को मेरी बात पसंद नहीं आती है, वो मुझे गाली बकते हैं। कांग्रेस वालों को मेरी बात पसंद नहीं आती, वो मेरे को गाली बकते हैं। आम आदमी पार्टी वाले वो मेरे को गाली बकते हैं। आई वॉन्ट टू टेल देम, एक ही चीज़ में बोलना चाहता हूँ उनको कि आई थिंक ओनली एंड ओनली अबाउट माई कंट्री। आई एम प्रो इंडिया एंड प्रो पीपल। यही मेरा स्लोगन है। मैं अपने देश और देश की जनता के लिए बोलता रहूँगा, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का। आई डोंट केयर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उनसे किसी से भी। और मैं बोलूँगा और बोलता रहूँगा, अपनी बात को कहता रहूँगा। अपने देशवासियों के मुद्दे उठाना कोई पाप नहीं है। ये कोई देशद्रोह थोड़ी है अपने देशवासियों के लिए बोलना। अभी जनता के लिए कौन बोलेगा बताइए? जब करप्ट पॉलिटिशियन तो बोलते नहीं, और ज़्यादातर लोग किसी न किसी की साइड लिए बैठे हैं। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी कोई न्यूट्रल ही नहीं है। कोई अपने देश की जनता की बात नहीं करता। हाहाकार मचाओ पूरे देश में, वायलेंस, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बीजेपी कांग्रेस, राहुल मोदी, ये पैटर्न झूठा है, इसको तोड़ दो दिल से को। नो द ट्रुथ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना हो सके तो, सो दैट आई कैन सर्वाइव। ओके, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अगर आप सचमुच आज़ाद हैं, महसूस करते हैं कि आप आज़ाद हैं, तो दूसरों की आज़ादी के लिए भी प्रे करें और आपको सभी देशवासियों को आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद।